हेलो गाइस। तो आज का वीडियो लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ। तो आज मैं आपके लिए थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आया हूँ। 8-9 क्वेश्चंस होंगे करीब। तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, तो आप इसलिए नोट करते चलो, ठीक है। हेल्पफुल आप नोट करते चलो, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, हमारे पास है the electrostatic potential inside a charged spherical ball is given by electrostatic potential की वैल्यू आपको दी हुई है फाई के टर्म्स में दी हुई है। अब वैसे वी भी आप देख सकते हो, कंफ्यूज मत होना कि ये फाई क्या दे दिया, तो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। तो और वो वेरी कर रहा है आर के साथ, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर के साथ वो वेरी कर रहा है, और ए और बी आपके कांस्टेंट्स हैं। तो आपको निकालना है चार्ज डेंसिटी इनसाइड द बॉल, ठीक है। तो ये क्योंकि एक चार्ज स्फेरिकल बॉल है, तो इसमें चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? चार्ज इसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अगर ये एक शेल होता तब इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता, मतलब सरफेस एरिया पे इसका डिस्ट्रीब्यूटेड होता, ठीक है। और उसी तरीके से सिमिलरली अगर कोई लीनियर सा ऑब्जेक्ट होगा तो वो उसके लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे कौन सी डेंसिटी निकालेंगे? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालेंगे, ठीक है। अगर वो शेल होता तो क्या निकालते हम लोग? सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालते हैं। उसी तरीके से फिर अगर लीनियर होता तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे प्रोसीड करते हैं। इसको कैसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे? हमारे पास एक रिलेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हमारे पास एक रिलेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। तो वो रिलेशन को मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ। तो वो रिलेशन कुछ ऐसा था कि E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी वी बाई डी आर, ठीक है। ये रिलेशन है। V इज़ द आपका पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ पे आपको फाई दिया हुआ, तो चलो मैं फाई लिख लेता हूँ, माइनस डी फाई बाई डी आर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फाई की वैल्यू निकालूंगा। तो E इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? E इज़ इक्वल टू फाई की वैल्यू दी हुई है, ये हो जाएगा माइनस डी फाई। यहाँ पे आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लोगे R के रिस्पेक्ट में। R के रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करना है, यहाँ स्क्वायर है, और ये हो जाएगा आपका डी आर। जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? ई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी आर स्क्वायर है, और ए और बी तो आपके कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। और बी का जब डिफ्रेंशिएट करोगे आर के रिस्पेक्ट में वो जीरो हो जाएगा। इसका जब डिफ्रेंशिएट आप करोगे तो इट विल बिकम माइनस ऑफ 2AR, ठीक है। तो आपके पास फील्ड आ चुकी है। अब हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं सपोज़ कि इसकी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है इसकी, कुछ भी मान लो, रो मान लो, सिग्मा मान लो, चलो हम लोग रो मान लेते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हमने रो मान लिया, तो रो मान लिया। लेट रो जो आपका हो गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो गया। अब यहाँ पे हम लोग एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम यूज़ करेंगे, गॉस लॉ या गॉस थ्योरम यूज़ करेंगे। आपको मैंने पहले भी बताया है, ठीक है। आप वीडियोस में जाकर देख सकते हो पुराने। वहाँ पे जब मैं स्टार्ट कर रहा था इलेक्ट्रोस्टैट्स, तो वहाँ पे मैंने बताया था गॉस थ्योरम क्या होता है, ठीक है। तो गॉस लॉ हम लोग लिख देते हैं। गॉस लॉ होता है आपका कुछ नहीं, सरफेस इंटीग्रल जो होता है आपका, ठीक है, इज़ इक्वल टू होता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप कर रहे हो, इज़ इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। सिंपल सा यहाँ पे आपको इसको थ्योरम लगाना है। तो आप इसको, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप इसको, मैं इसको ब्रेसेस में डाल देता हूँ, ठीक है। अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो जब ये इंटीग्रल है सरफेस इंटीग्रल, तो जब हम इसको पूरा इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका बन जाता है ई इंटू पूरा सरफेस एरिया। और चार्ज इनक्लोज्ड की बात कर रहा है, तो चार्ज इनक्लोज्ड बोलो या टोटल चार्ज कितना है, क्योंकि एक स्फेयर है तो वॉल्यूम में पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो टोटल चार्ज कितना होगा? हमने रो माना था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। रो हमने माना था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोले तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, ठीक है। तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, तो आपका टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? रो इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। आपका स्फीयर का वॉल्यूम कितना हो जाता है? 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा? ये एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा।
तो यहाँ से आप यहाँ से सॉल्व कर लोगे और आपको यहाँ पे सरफेस एरिया की भी वैल्यू आप पुट कर दीजिए, सरफेस एरिया की भी वैल्यू पुट कर दीजिए, सरफेस एरिया की वैल्यू भी पुट कर दीजिए। सरफेस एरिया आपका कितना हो जाएगा स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा रो, और ये हो जाएगा 4 पाई आर क्यूब बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो आपका यहाँ से 4 पाई गॉन, आर स्क्वायर, ये आर बचेगा आपका। तो आप यहाँ से रो इजीली आप निकाल सकते हो, रो आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हो। रो विल बी इक्वल टू 3 E इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई आर। और आपने E की वैल्यू क्या निकाली है, E की वैल्यू आपने निकाली है व्हाट, E की वैल्यू आप यहाँ देख सकते हो, E आपने निकाला है, यहाँ पे रहा आपके सामने वैल्यू, E इज इक्वल टू -2AR, E इज इक्वल टू -2AR, -2, और नीचे में R है तो R कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा AR। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -6A एप्सिलॉन नॉट। ये रहा आपका चार्ज डेंसिटी निकालने का, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ था, आप यहाँ पे 2-3 फॉर्मूले आए हैं, आप उसको नोट करके चलो, इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बेसिक सा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन, आपको एंगल पूछ रहा है बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में एंगल पूछ रहा है आपको। तो आप ये याद रखना, दोनों के बीच में हमेशा 90 डिग्री एंगल होती है, ठीक है। कितना होता है, 90 डिग्री ऑलवेज। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम भी आपको मैं बता सकता हूँ। जैसे ये एक स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर है, यहाँ पे आपके चार्ज यहाँ पे क्यू रखा है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो इस पे पोटेंशियल क्या होगा, इस चार्ज के कारण सब पे सेम होगा, इस पे V होगा, यहाँ पे V होगा, यहाँ पे भी V होगा, यहाँ पे भी देखोगे तो V होगा, ठीक है। और फील्ड यहाँ से निकल रहा होगा, फील्ड जब निकलता है तो रेडियली आउटवर्ड्स निकलता है, ठीक है। तो अब देखोगे ये जो एंगल आपका बनेगा ना, ये जो एंगल हमेशा बनेगा ये 90 होगा, ऑलवेज 90। ये इसका केस बनाया, लेकिन इन जनरल जो है आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है एक दूसरे के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे होता है। तो इसको भी आप नोट कर रखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी एक बेसिक सा इजी क्वेश्चन है। n स्मॉल मेटल ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज, ठीक है, स्मॉल मेटल ड्रॉप्स हैं जो कि सेम साइज़ के हैं और उनका नंबर है n, जो कि चार्ज्ड हैं V वोल्ट पे ईच, हर एक का चार्ज जो है वो V वोल्ट है। इफ़ दे कोएलिस टू फॉर्म सिंगल लार्ज ड्रॉप इट्स पोटेंशियल विल बी, ठीक है। तो स्मॉल ड्रॉप्स हैं, वो मिलकर के एक लार्ज ड्रॉप बना रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग छोटे वाले ड्रॉप का रेडियस r मान लेते हैं, स्मॉल r, और बड़े वाले ड्रॉप का रेडियस हम लोग मान लेते हैं कैपिटल R, ठीक है। कैपिटल R हमने मान लिया। तो हम लोग दोनों के रेडियस में एक रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, और वो रिलेशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए जो भी आपके छोटे छोटे वॉल्यूम्स हैं, जो छोटे छोटे वॉल्यूम्स मिल करके एक बड़ा वॉल्यूम का ड्रॉप बना रहा है, ठीक है। तो दोनों का वॉल्यूम तो इक्वल होगा, तो दोनों का वॉल्यूम जब इक्वल होगा तो हम लोग इसको कैसे इक्वेट कर देंगे, इसको हम लोग इक्वेट ऐसे कर देंगे, चलो हम लोग मान लेते हैं कि एक छोटे वाले ड्रॉप का जो वॉल्यूम है वो है स्फेरिकल है, तो 4/4 कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। और वो कितने ड्रॉप्स हैं, टोटल n ड्रॉप्स हैं, ठीक है। विल बी इक्वल टू बड़ा ड्रॉप का अगर मैं वॉल्यूम बताऊं तो ये भी हो जाएगा कितना, 4/3 पाई, और ये कैपिटल R क्यूब हो जाएगा, ठीक है। दोनों का वॉल्यूम तो इक्वल होगा क्योंकि उसी से बन रहा है, तो जाहिर सी बात है इक्वल होगा। तो आप यहाँ से इसको कैंसिल कर लो, इसको यहाँ से कैंसिल कर लो, आपका रिलेशन यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल r और कैपिटल R के बीच में, और कैपिटल R आपका हो जाएगा n का पावर 1/3 और ये हो जाएगा r। तो ये रिलेशन हमारे पास एक चीज़ आ चुका है, एक रिलेशन इंपॉर्टेंट। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको पोटेंशियल हम लोग निकाल लेते हैं कि पोटेंशियल जो होगा स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल कितना होगा, स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल हो जाएगा KQ/स्मॉल r होगा, ठीक है। और मैं यही बताऊं कि बिग ड्रॉप का पोटेंशियल कितना होगा,
ये होगा के क्यू मान लेते हैं, उस पर जो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, कैपिटल क्यू अगर मानते हैं इसे तो वो हो जाएगा कितना, दो सब मिल के बन रहे हैं तो एन चार्जेस हैं, तो इस पर टोटल चार्ज कितना आ जाएगा एन क्यू, और इसका रेडियस कैपिटल आर है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू सारे पुट करेंगे। तो ये एन है और ये क्यू है, और हम लोगों ने कैपिटल आर क्या निकाला, हम लोगों ने कैपिटल आर निकाला एन का पावर 1/3, और ये हो जाएगा स्मॉल आर। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका वी बिग इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा n का पावर 2/3, और ये हो जाएगा के क्यू बाई आर, और इसकी वैल्यू कितनी है, ये स्मॉल ड्रॉप के बराबर है, ये है v, तो v बिग विल बी इक्वल टू हो जाएगा वॉट, n का पावर 2/3, और ये हो जाएगा v। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इजी सा सवाल है। एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन पे रखा हुआ है। वर्क डन इन टेकिंग अनदर पॉइंट चार्ज माइनस क्यू फ्रॉम द पॉइंट, ये जो पॉइंट ए है, आप वहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज को जो है यहाँ से यहाँ लेके आ रहे हो। ठीक है, यहाँ से यहाँ ले करके आ रहे हो फ्रॉम द पॉइंट दिस टू ए टू बी अलॉन्ग द स्ट्रेट पाथ। तो आपको वर्क डन बताना है। देखो यहाँ पे जो डिस्टेंस आप देख सकते हो, ओरिजिन से जो डिस्टेंस है इस पॉइंट ए का और पॉइंट बी का, वो डिस्टेंस क्या है आपका, डिस्टेंस इज सेम। डिस्टेंस आप देख रहे हो सेम है, कोऑर्डिनेट्स देखो 0 और ए है, इसका ए और 0 है, तो डिस्टेंस इज ए दोनों का, ओरिजिन से डिस्टेंस ए है। तो हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो लेक्चर में कि वर्क डन इज इक्वल टू होता है कितना, चार्ज इंटू जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, चार्ज इंटू आपका पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, v1 माइनस v2, और ये यहाँ पे कैपिटल चार्ज कितना है माइनस क्यू है, और ये डेल्टा v। ठीक है, तो माइनस क्यू। तो अब देखो यहाँ पे v1 इज इक्वल टू v2 है कि नहीं, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है ना, डिस्टेंस सेम है और चार्ज भी सेम है आपका। ठीक है, तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा 0, तो वर्क डन आपका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो वर्क डन 0 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ एन एटमिक न्यूक्लियस z इज इक्वल टू 50 एंड रेडियस इज, आपका रेडियस आपका है दिस मच, और आपको z एटमिक नंबर आपको दिया हुआ है। आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है सरफेस पे, कि सरफेस पे हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगी। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है, हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू, चलिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। जो पोटेंशियल होता है हमारा V इज इक्वल टू होता है के क्यू बाई आर होता है। ठीक है, हमारे पास R जो है वो रेडियस हो जाएगा यहाँ पे, और चार्ज जो है यहाँ पे क्या होगा, Q इज इक्वल टू हो जाएगा आपका Z एटमिक नंबर कितना है N, और एक पे चार्ज कितना होगा एक इलेक्ट्रॉन का, वो होता है N। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू NE, तो N हमारा 50 है, और हम लोग एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हम लोग जानते हैं कितना होता है, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम्ब होता है। तो ये टोटल चार्ज हमारा हो जाएगा। हम लोग के की वैल्यू पुट कर देंगे, के की वैल्यू हमारे पास होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू क्यू की वैल्यू हम लोग यहाँ से डाल देंगे, जो टोटल चार्ज है हमारा क्यू इज इक्वल टू एनी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप यहाँ पे वैल्यू डाल करके सॉल्व कर सकते हो इजीली। कुछ पार्ट आपके लिए तो मैं छोड़ूंगा, सॉल्व करो ना। ठीक है, खुद से सॉल्व करो, एक बार तो आपको नोट्स बना करके आपको खुद से ट्राई करना ही चाहिए। ठीक है, तो आपका जो v यहाँ पे आएगा सॉल्व करके वो हो जाता है 8 इंटू 10⁻6 वोल्ट्स आ जाता है आपके पास, तो आंसर बी आपके पास आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक सा एक चीज़ था जो हमने यूज़ किया, वो है एक फॉर्मूला, तो हम लोग ये जान ही रहे हैं बेसिक सा। ठीक है, तो v इज इक्वल टू के क्यू बाई आर हम लोग जानते हैं, के की वैल्यू हम लोग जानते हैं, आर यहाँ पे रेडियस थी, और q जो है यहाँ पे टोटल चार्ज आपका q इज इक्वल टू एन ई हो जाएगा। ठीक है, q इज इक्वल टू एन ई हो जाएगा, n की वैल्यू यहाँ पे 50 है, क्योंकि इसका एटमिक नंबर 50 है, तो नंबर ऑफ एटम्स 50, और एक एटम पे कितने चार्ज हो जाएंगे आपके 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, उसको नोट करते चलिएगा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एट अ पॉइंट ए देयर इज़ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, एक पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका 500 वोल्ट पर मीटर, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ
3000 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस है आपके पास, तो डिस्टेंस आपको निकालना है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट चार्ज एंड ए और पॉइंट चार्ज के बीच में आपको डिस्टेंस मांग रहा है। तो ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वी में वो पोटेंशियल डिफरेंस में हम लोग रिलेशन जानते हैं, E इज इक्वल टू वी बाई आर होता है, ठीक है। E इज इक्वल टू वी बाई आर होता है, कैसे होता है, क्योंकि E की वैल्यू कितनी होती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, और उसको क्या लिख सकते हो आप, के क्यू बाई आर, इसको लिख सकते हो इंटू 1/r लिख सकते हो, ठीक है। और ये कितना होता है, v होता है ना, के क्यू बाई आर, तो ये v/r यहाँ से हमारा आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे सिंपली। हम लोगों को r की वैल्यू निकालनी है, v की वैल्यू दी हुई है, तो r विल बी इक्वल टू वॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, v/e हो जाएगा। v आपको कितना दिया हुआ है, 3000 वोल्ट आपको v दिया हुआ है, और e की वैल्यू हो जाएगी 500 वोल्ट पर मीटर। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 मीटर आपके पास आ जाएगा। तो आंसर ये आपका हो जा रहा है यहाँ पे, तो इसको भी आप नोट करके चलो, ठीक है। हमारा अब अगला क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन इनिशियली एट रेस्ट, ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। इनिशियली रेस्ट पे था, उसको एक्सेलरेट किया जाता है एक पोटेंशियल डिफरेंस से जो कि 200 वोल्ट का है, सो दैट इट एक्वायर्स अ वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी इतनी एक्वायर हो जाती है। तो आपको निकालना है वैल्यू ऑफ E/m ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मतलब चार्ज बाई मास का रेशियो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये भी एक इजी सा सवाल हो जाता है, इसमें इजी अप्रोच, इसमें कैसे अप्रोच करेंगे हम लोग, देखिए इनिशियली इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे था, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। तो जब इसको एक्सेलरेट किया गया तो ये कुछ वेलोसिटी गेन करेगा, मान लेते हैं उसकी वेलोसिटी जो है 0 से उसकी वेलोसिटी हो गई v, ठीक है। तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 से आपका क्या हो जाएगा, हाफ mv² हो जाएगा, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी हो गया, ठीक है, और ये वेलोसिटी हो गया, ठीक है, इसको नोट कर लो, ठीक है। जब आप इसको क्या कर रहे हो, एक्सेलरेट कर रहे हो ना, कितने पोटेंशियल डिफरेंस से, इतने पोटेंशियल, तो इसका जो एनर्जी हो जाएगा ना, वो एनर्जी हो जाएगा कितना, वो होता है E इंटू वी होता है, ये याद रखिए। अगर एक इलेक्ट्रॉन को या किसी भी चार्ज को अगर आप किसी पोटेंशियल डिफरेंस से जो है किसी पोटेंशियल डिफरेंस से जब आप उसको मूव कराते हो तो उसमें इतनी एनर्जी स्टोर होती है, मतलब ये वर्क डन होता है, और वर्क डन ही तो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, वो होता है इसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E इंटू वी, ठीक है। और वही क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ mv² माइनस 0, ठीक है। यही चीज़ आपका लगना था यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको टाइम सेव करने के लिए आप इस टाइप के क्वेश्चन में सीधे E इंटू वी इज इक्वल टू क्या लगा सकते हो, हाफ mv² लगा सकते हो, ठीक है। ये v और ये v दूसरा है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये वाला वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, डेल्टा v लिख देते हैं, चलिए, ठीक है, डेल्टा v इसको लिख लो, और ये आपका वेलोसिटी है, ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है आपको। तो आप यहाँ से E/m देख सकते हो क्या हो जाएगा, E/m आपका हो जाएगा, E/m विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा v जो वेलोसिटी है आपका v²/2, ये डेल्टा v इसको लिख देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। सारी चीज़ें, सारी वैल्यूज़ आप पुट करिए, ये 8.4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस है 200 का, ठीक है। तो आंसर को मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ, आपका आंसर जो आएगा ये सॉल्व करके आप खुद से सॉल्व करो, मुझे तो ऐसे खैर आंसर लिखना नहीं चाहिए, आपको सॉल्व करना चाहिए, मैं सारे स्टेप्स आपको बता दे रहा हूँ। सो जो भी फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं मैं सारा बता दे रहा हूँ, आपको सॉल्व करना चाहिए खुद से, ठीक है। तो हमारा आंसर ये आ जा रहा है, तो आप इस चीज़ को नोट करिएगा, इस चीज़ को लिख लीजिएगा, इसको भी आप डायरेक्ट लगा सकते हो अपना टाइम सेव करने के लिए। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर, एक पैरेलल प्लेट कंडेंसर दिया हुआ है, उसकी कैपेसिटी दे दी है आपको 10 माइक्रोफराड, ठीक है। कैपेसिटी, कैपेसिटेंस का जो यूनिट होता है वो माइक्रोफराड होता है, क्योंकि फराड हम लोग इसीलिए नहीं लेते हैं क्योंकि फराड जो है अपने आप में बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है, इसीलिए हम लोग उसको माइक्रोफराड में लिखते हैं, ठीक है। आपको दिया हुआ है व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन इट्स प्लेट इज़ 8 सेंटीमीटर, जब 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस है इन प्लेट्स के बीच में, ठीक है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज़ रिड्यूस टू 4 सेंटीमीटर, इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी। देखिए एक रिलेशन होता है कैपेसिटेंस का, किसके साथ, एरिया के साथ, और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स के साथ एक रिलेशन होता है। उस रिलेशन को लिखूँगा मैं यहाँ पे, देखिए
वो रिलेशन होता है कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D होता है, ठीक है। ये एरिया ऑफ द प्लेट्स हो जाता है और ये हो जाएगा D हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो आप देख सकते हो कैपेसिटेंस जो है इन्वर्सली वेरी कर रहा है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स के। तो आप इसको भी नोट डाउन कर लो, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, आप देख सकते हो यहाँ से। तो बस आपने रिड्यूस कर दिया, आपको पहले 4 था अब आपने क्या कर दिया, सॉरी पहले 8 था अब आपने क्या कर दिया 4 कर दिया, आपने हाफ कर दिया है ना। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो मुझे तो जहाँ तक दिख रहा है कि ये डबल हो जाने वाला है। तो चलिए मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, इसको सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। ये रहा आपका, तो आप इसको लिख सकते हो C इंटू डी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख सकते हो इसको। जब ये कांस्टेंट है तो आप इसको क्या लिख सकते हो C1 D1 इज इक्वल टू C2 D2। तो आपको निकालना है यहाँ पे हमारे को C2 निकालना है ना, C2 निकालने का है तो ये हो जाएगा C1 बाई D1, C1 इंटू D1 बाई D2। क्या है, पहले 4 था, पहले 8 था अब 4 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा C1 इंटू 2, 2 गुना हो गया। तो पहले 10, पहले ये कितना था 10 था, अब ये कितना हो जाएगा C2 विल बी इक्वल टू 2 इंटू 10 माइक्रो फराड, डबल हो गया। तो आप सीधे भी गेस कर सकते हो कि जब आप जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो डिस्टेंस को जो है क्या किया जा रहा है, हाफ किया जा रहा है, तो आपका कैपेसिटेंस क्या हो जाना चाहिए, डबल हो जाना चाहिए, ठीक है, डबल हो जाना चाहिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ 2 कैपेसिटर्स इन सीरीज इज। जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी है आपकी 2 कैपेसिटर का सीरीज़ में वो है 3 माइक्रोफैराड और वही पैरेलल में है 16 माइक्रोफैराड। तो इंडिविजुअल कैपेसिटीज़ आपको पूछ रहा है कि मान लेते हैं 2 कैपेसिटर है C1 और C2, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू आपको पूछ रहा है कि क्या होगी वैल्यू। तो चलिए वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालने के लिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए 2 कैपेसिटर्स का, जब वो सीरीज़ में हो या जब पैरेलल में हो, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है, नोट करते चलिएगा, C पैरेलल में जो होता है CP लिख रहा हूँ मैं इसे, ये होता है C1 प्लस C2 हो जाता है, जो कि आपको क्या दिया हुआ है 16 माइक्रोफराड आपको दिया हुआ है। और सीरीज़ में क्या हो जाएगा आपका, सीरीज़ में ये हो जाता है C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 और ये आपको दिया हुआ है 3 माइक्रोफराड, ठीक है, 3 माइक्रोफैराड। तो आप यहाँ से इसको मैं ब्रेसेस में डाल देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको नोट करके चलिएगा आप, ठीक है। अब हम लोगों को कैसे प्रोसीड करना है देखो, अब हम लोगों को सारे वैल्यूज़ को पुट करना है और कुछ नहीं है। C1 इंटू C2, C1 प्लस C2 की वैल्यू हो जाएगी 16, ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा C1 C2 इज इक्वल टू 48, ठीक है। और हमारे पास है C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 16 दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं C2 की वैल्यू को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, ये हो जाएगा 16 माइनस C1 हो जाएगा और इज इक्वल टू 48 हो गया, ठीक है। तो आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो C1 की वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास C1 की वैल्यू निकल के आ जाती है 12 माइक्रोफराड, और जब C1 की वैल्यू 12 माइक्रोफराड है तो C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक आ जाएगा 4 माइक्रोफराड। आप एक बार खुद से इसको निकाल करके देखना, आप बोलोगे सर आपने ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, आपने एक ही वैल्यू क्यों लिखी 12, तो एक वैल्यू नेगेटिव आती है इसकी, आप खुद से सॉल्व करके देख लो। तो उसी हिसाब से ये C1 आपकी 12 माइक्रोफराड है, तो आपका C2 हो जाएगा कितना 4 माइक्रोफराड। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।